ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो यहाँ पे भी नाम से हम लोग समझ सकते हैं, डिस्प्लेस करना, किसी को डिस्प्लेस कर दिया जाए उसके पोजीशन से, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, इट इन्वॉल्व्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए कंपाउंड बाय अनदर सब्सटेंस। किसी एक कंपाउंड का कोई एक पार्ट है ना, या तो कैटायन या तो एनायन, समझ गए बात को, उसको डिस्प्लेस करके उसका जगह कोई और ले ले, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट कैसे कैसे हो सकता है, व्हेन a more reactive metal displaces less reactive metal। जब एक ज़्यादा रिएक्टिव, या हम लोग बोल सकते हैं एक्टिव, कभी कभी क्या लिखता था रिएक्टिव की जगह एक्टिव लिखा होगा, तो तुम लोग कंफ्यूज मत होना, किसी भी सब्सटेंस का रिएक्टिविटी क्या होता है, उसका एक्टिविटी कहलाता है। ठीक है, मतलब रिएक्टिविटी एक्टिविटी एक ही चीज़ है, समझ गए बात को। तो कभी कभी बुक्स में लिखा होगा एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल या रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, तो यहाँ पे तुम लोग कंफ्यूज मत होना। ठीक है, किसी सब्सटेंस को जो भी एक्टिविटी होगा वही क्या होता है, उसका रिएक्टिविटी होता है। क्लियर है। तो व्हेन अ मोर रिएक्टिव मेटल, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को क्या कर सकता है, उसके प्लेस से डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, तो व्हेन अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड, जैसे एग्जाम्पल से Fe प्लस CuSO4, ये क्या बना देगा, FeSO4 प्लस Cu। देखो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, Fe एक मेटल था, एक अलग सब्सटेंस था, कॉपर सल्फेट एक अलग कंपाउंड था। अब रिएक्शन के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे क्या बन गया, FeSO4। अच्छा, FeSO4 कैसे बना है, Fe ने Cu को डिस्प्लेस किया है इसके प्लेस से। कंपाउंड क्या था, कॉपर सल्फेट था, यहाँ पे कॉपर आयन थे, सल्फेट आयन थे। Fe ने क्या किया, कॉपर को इसके जगह से हटा दिया और इसका जगह ले लिया, डिस्प्लेस कर दिया, है कि नहीं। तो क्या बन गया है, FeSO4 प्लस Cu। तो इसमें ऐसा क्यों हो पाया है, क्योंकि Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, है ना। अब ये तुम्हें कैसे पता चलेगा, ये तुम्हें एक्टिविटी सीरीज याद रखना होगा। कैसे याद रखना है ये भी हम तुमको बताएंगे। ठीक है, हालांकि क्लास 8 में तुम लोग को बता चुके हैं, आई होप याद होगा किसी किसी को, अभी हम दोबारा बता देंगे इस चीज़ को। ठीक है, मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखें Cu प्लस FeSO4, है ना, और तुम सोचोगे ये ऐसा बन जाएगा CuSO4 प्लस Fe, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कॉपर क्या है, Fe से कम रिएक्टिव है, इट कैन नॉट डिस्प्लेस Fe फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं, समझ गए कि नहीं बात को। तो जब एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है तो तुम्हें रिएक्टिविटी पता होना चाहिए उसका। ठीक है, उसी तरह क्या हो सकता है डिस्प्लेसमेंट दूसरा, है ना, डिस्प्लेसमेंट वन मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल, ऐसा भी हो सकता है ना। एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल एक कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, तो एक ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल एक कम रिएक्टिव नॉन मेटल को भी तो डिस्प्लेस कर सकता है ना। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे सोडियम आयोडाइड रिएक्शन करवा दें हम लोग Cl2 के साथ। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे कंपाउंड क्या बन जाता है, NaCl प्लस I2। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, Cl ने I को डिस्प्लेस कर दिया इसके प्लेस से, है कि नहीं, और इसका जगह ले लिया है ना। तो ये क्या है, Cl क्या है, इससे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, I से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए इसको डिस्प्लेस कर पाया। समझ में आया कि नहीं बात। ठीक है, तो और एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो यहाँ पे जैसे NaBr Cl2, ये बना देगा 2NaCl
प्लस Br2। याद रखना है ना, हेलोजेंस में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। हेलोजेंस का रिएक्टिविटी ऑर्डर। इंपॉर्टेंट नॉन मेटल्स हैं, हालांकि तुमसे है ना क्लास 10 में जनरली मेटल्स से रिलेटेड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी हम तुमको बोलेंगे कि नॉन मेटल में हेलोजेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड ये सॉरी एलिमेंट्स होते हैं, उनका यूज़ बहुत जगह होता है, इसलिए उनका रिएक्टिविटी भी तुम्हें पता होना चाहिए। तो हेलोजेंस में याद रखना है ना, Fe इज मोस्ट सॉरी एफ फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव देन क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन, सबसे लास्ट है ना। ग्रुप नंबर 17 में पीरियोडिक टेबल में देखोगे ऊपर से नीचे होता है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है फ्लोरीन, है ना, यहाँ लिख देते हैं हम, इसको याद रख लेना तुम लोग फ्यूचर के लिए, ये रिएक्टिविटी है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। हेलोजेंस के जिसमें ये सब क्या है, इनको क्या बोला जाता है, हेलोजेंस। ठीक है, तो ये हो गया, ये क्या नॉन मेटल का हम बात किए हैं जनरली, जो ज़्यादातर यूज़ होता है, जो ज़्यादातर रिएक्शंस में देखने को मिलता है, उनका हम बात किए, सभी नॉन मेटल का बात नहीं किए, है ना। हम लोग एक्टिविटी सीरीज किसका याद रखेंगे, मेटल्स का याद रखेंगे जनरली, ठीक है, क्योंकि तुमसे मोस्ट चांसेस है, मोस्ट ज़्यादा चांसेस है कि तुमसे क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा जाए, है ना, मेटल का रिएक्शन। ठीक है, थर्ड कैटेगरी हम लोग क्या डिवाइड कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स बाय एक्टिव मेटल्स। जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होंगे वैसे मेटल्स क्या होते हैं, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं उसके कंपाउंड से। और उसका कंपाउंड यहाँ पे क्या बोला गया है, हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। मतलब जब भी मेटल और एसिड का रिएक्शन तुम लोग देखे होगे क्या होता है, देखो जाना पहचाना रिएक्शन तुम्हारे लिए, Zn प्लस H2SO4 क्या बना देता है ये, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस होता है, पढ़े हो तुम लोग क्लास 8 में भी, है ना, और अभी भी हम एग्जाम्पल पहले करा चुके हैं इसका। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब भी मेटल और एसिड का रिएक्शन होगा तो हम लोग जानते हैं मेटल क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करवा देता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो Zn क्या किया, H2 का जगह ले लिया है, डिस्प्लेस कर दिया है, तो ये भी क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े हैं, 3 टाइप्स के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ चुके हैं। बेसिकली हम लोग इसको टाइप्स नहीं बोलेंगे, मतलब हम लोग एग्जाम्पल्स बोल सकते हैं कि कैसे कैसे रिएक्शंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट समझ सकते हैं, है ना। बेसिकली तुमको पहचानना बहुत ही आसान है, सब में देखो एक कॉमन चीज़ है, किसी एक कंपाउंड से एक पार्ट, है ना, या तो कैटायन या तो एनायन डिस्प्लेस हो गया है और उसका जगह कोई और ले लिया है। ठीक है, सब में वही हुआ है, ध्यान से देखो। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शंस को क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद रखने के लिए तुम्हें एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स याद रखना होगा। लिख देते हैं यहाँ पे एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज। हाँ, ये तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, उसको याद कर लेना तुम लोग, आसान होगा ना, बहुत सारे मेटल्स हैं, याद कर लोगे तुम लोग, है कि नहीं, क्योंकि मेरा ट्रिक तो तुम लोग याद होगा नहीं तुम लोगों को। चलो बस एक हम लाइन बना दे रहे हैं, फिर से हम बता देते हैं वो ट्रिक। ठीक है, तुम लोग जाके सबका नाम बगल में लिख लेना है एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, प्लीज़ स्टॉप calling me a cute zebra. I like her calling me a simple platinum guy. ठीक है, ये लाइन याद रखना, और इसमें तुम देखना है 2 जगह यहाँ पे क्या है, एक ये
ये है नॉन मेटल और ये भी है नॉन मेटल, बाकी सारे मेटल्स हैं। नॉन मेटल कौन सा है? ये कार्बन है, ये क्या है? हाइड्रोजन है। समझ गए बात को? ये क्यों इंक्लूड किया गया है? क्योंकि अक्सर मेटल के साथ है ना जो रिएक्शंस होते हैं उसमें कार्बन इन्वॉल्व होता है या फिर हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है या फिर हेलोजन इन्वॉल्व होता है। तो हेलोजन के बारे में तो हम लोग को बता ही दिए, है ना। और जब भी एक्टिव मतलब तुम्हारे पास ये रिएक्शंस आएंगे कुछ भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो उसमें हो सकता है कार्बन और हाइड्रोजन हो। तो इसीलिए इन मेटल्स के साथ साथ इनका पोजीशन भी तुम्हें पता होना चाहिए। तो ये लाइन याद रखना, तुम्हें लाइन देखो बहुत आसानी से याद हो जाएगा और उसके बाद इसी के हिसाब से सारे मेटल्स को भी तुम याद रख सकते हो। अब बुक में तुम ढूंढना है ना, जैसे कि हम बता रहे प्लीज प्लीज मतलब पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्यूमिनियम, जिंक, समझ गए, आयरन, लेड, है ना, कॉपर, मैंगनीज, है ना, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड। ठीक है, तो ये मरकरी है। ठीक है, तो इसको जाके तुम लोग है ना देख लेना बुक से और सबका नाम लिख लेना। अब ये चाहे तो तुम्हारे पुराने कॉपी में होगा, तुम लोग देख लेना। तो एक्टिविटी सीरीज याद होना इंपॉर्टेंट है। कैसे याद करना है? देखो अब तुम्हें बहुत आसानी से याद हो जाएगा, है ना। तो इंपॉर्टेंट जितने भी मेटल्स हैं, अब देखो मेटल्स तो बहुत सारे हैं ना, सबको इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे इस लाइन में हम क्या इंक्लूड किए हैं? जो जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं, जो हमें क्वेश्चंस में मिलेंगे जनरली, ठीक है, उनको ही हम यहाँ पे लिखे हैं। और दो नॉन मेटल को भी इंक्लूड कर दिए क्योंकि ये भी बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं। ठीक है ना। तो ये एक्टिविटी सीरीज याद होना चाहिए सभी को, तभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सही सही कर पाओगे। अदरवाइज तुम लोग क्या करोगे? उल्टा पुल्टा लिख दोगे। मतलब जैसे यहाँ पे ये रिएक्शन हम बताए थे तुम लोगों को, है ना, ये रिएक्शन तो पॉसिबल है, बाकी ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन Fe, इट कैन नॉट डिस्प्लेस Fe फ्रॉम इट सोल्यूशन। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। ये तुम कब एनालिसिस कर पाओगे? जब तुम्हें रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से याद होगा तब। ठीक है ना। चलो बस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इतना ही। नेक्स्ट रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेसिकली क्या होता है ना, यहाँ पे दो कंपाउंड्स जो होंगे उनके आयंस आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे और दो नए कंपाउंड्स बनाएंगे। ठीक है, इट इज सिंपली म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस ऑफ द टू कंपाउंड्स, है ना, टेकिंग प्लेस इन अ रिएक्शन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टू न्यू कंपाउंड्स। जैसे एग्जांपल हम लोग देखते हैं NaCl प्लस AgNO3, है ना। तो देखो इसका कैटायन क्या है? Na प्लस है, इसका एनायन क्या है? Cl माइनस है। उस तरह यहाँ पे कैटायन क्या है? Ag प्लस है और एनायन क्या है? NO3 माइनस है। अब देखो प्रोडक्ट को देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या बन गया? AgCl बन गया और NaNO3 बन गया। तो ये कैसे बना होगा समझेंगे हम लोग। अब जब रिएक्शन होगा तो ऑब्वियसली जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज के पास तो नहीं जाएगा ना, वो क्या ढूंढेगा? नेगेटिव को ढूंढेगा। तो अगर इसको इसके साथ रिएक्शन करना है इस कंपाउंड के साथ, तो क्या होगा? इसका पॉजिटिव पार्ट इसके नेगेटिव पार्ट के साथ कंबाइन करने वाला है और इसका पॉजिटिव पार्ट इसके नेगेटिव पार्ट के साथ कंबाइन करने वाला है। यही तो हुआ, देखो म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ ना। ठीक है, तो इससे जो प्रोडक्ट बनता है या ऐसे रिएक्शन से जो नया प्रोडक्ट बना है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे देखो दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ है कि नहीं? एक बार कैटायन डिस्प्लेस हुआ है, फिर एनायन भी डिस्प्लेस हुआ है कि नहीं? तो इसलिए इसको क्या बोला जाए? डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब दोनों जगह डिस्प्लेसमेंट हुआ है। इस कंपाउंड में भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इस कंपाउंड में भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहचानना बहुत ही आसान है, देख लो भाई, बस आयंस का एक्सचेंज देख लो, है ना। रिएक्टेंट देखो, प्रोडक्ट देखो, ध्यान से देखो और क्या चेंजेस है उसको देखो। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कैटायन, यहाँ पे एनायन कुछ और है, यहाँ पे कैटायन, यहाँ पे एनायन कुछ और है। अब जब प्रोडक्ट बनता है तो इसका कैटायन और इसका एनायन मिल जाता है ना, और इसका एनायन और इसका कैटायन आपस में मिल जाता है। मतलब म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ है और इससे दो नए सब्सटेंस बन गए हैं। समझ में आया कि नहीं? और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, है ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। BaCl2 एक्वस प्लस Na2SO4 एक्वस, ये मिलके क्या बना देगा? BaSO4 PPT। पढ़ चुके हैं ना हम लोग, ये रिएक्शन याद होना चाहिए तुम लोगों को बस। NaCl एक्वस। ठीक है, तो गौर से देखो इस रिएक्शन को, यहाँ पे भी क्या हुआ है? एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ है। देखो यहाँ पे बेरियम 2 प्लस, इसका कैटायन क्या है? Ba2 प्लस और एनायन क्या है? Cl माइनस। उस तरह यहाँ पे क्या है? सोडियम प्लस और सल्फेट माइनस, है कि नहीं? Ba2 प्लस Cl माइनस
Na+ सल्फेट 2- होता है। तो इसका कैटायन किसके साथ मिलेगा? इसके एनायन के साथ मिलेगा। और इसका कैटायन क्या मिलेगा? इसके एनायन के साथ मिलेगा, ऑब्वियसली, है ना। तो देखो एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ है यहाँ पे भी, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ है। और उससे प्रोडक्ट क्या बन गया? दो नया प्रोडक्ट बन गया है कि नहीं? देखो पहले BaCl2 अब क्या बन गया? BaSO4 बन गया है एंड NaCl बन गया है। तो एक्सचेंज ऑफ आयंस पहचान ले रहे हो तुम लोग, है कि नहीं? बहुत ही आसान है पहचानना। बस कैटायन और एनायन को देखो दोनों जगह पे, है ना। जो दो हम लोग इनिशियली जो दो कंपाउंड्स लिए थे उनके बीच में क्या हो रहा है? आयन का एक्सचेंज हो रहा है, दोनों जगह ही डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट बोला गया है कि नहीं? और इन एक्सचेंज ऑफ आयन से क्या होगा? दो नया प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे बच्चों को अक्सर देखा गया है मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे, इस रिएक्शन को उल्टा भी लिख देते हैं, है ना। जैसे लिख दिया क्या? AgCl प्लस NaNO3 गिव्स NaCl प्लस AgNO3। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा अगर तुम गलती से ऐसे लिख दिए AgCl प्लस NaNO3 गिव्स NaCl प्लस AgNO3, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को याद रखना, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता जल्दी, ठीक है। मतलब इसको उल्टा नहीं कर सकते हैं। अब क्यों नहीं कर सकते ये भी समझो। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या, ये रिएक्शन कैसे हुआ होगा? एक टेस्ट ट्यूब में हम लोग NaCl लिए होंगे, दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या लिए होंगे? AgNO3 लिए होंगे, फिर दोनों को क्या किए होंगे? आपस में मिक्स किए होंगे एक टेस्ट ट्यूब में, है कि नहीं? तो उस टेस्ट ट्यूब में क्या बन गया है? एक सॉल्यूशन बनेगा पहले, और उस सॉल्यूशन में क्या होगा? AgCl का तो PPT बन जाएगा ना वहाँ पे, है कि नहीं? AgCl क्या होगा? PPT बना लेगा, इनसॉल्युबल हो जाएगा वहाँ पे, है ना। तो वहाँ तक मतलब क्या होगा? उस टेस्ट ट्यूब में क्या होगा? एन रिएक्शन होने के बाद NaNO3 का एक्वस सॉल्यूशन होगा और उसमें AgCl वहाँ पे इनसॉल्युबल होके, है ना, PPT बन के वहाँ पे बैठा रहेगा। तो क्या तुम ऐसा सोच सकते हो कि ये PPT, है ना, जो बना हुआ है, या हम लोग बोल सकते हैं AgCl जो पहले से PPT होगा, है ना, इसको अगर NaNO3 के साथ मिलाएंगे तो क्या वापस हमको NaCl और AgNO3 मिलेगा क्या? कभी मिल सकता है क्या? ऐसा पॉसिबल है? वो तो इनसॉल्युबल है, तो इसके साथ तो रिएक्शन ही नहीं करने वाला, है ना। ये क्या है? ये तो इनसॉल्युबल है ना, तो इसके साथ रिएक्शन कहाँ से करेगा ये? समझ में आएगी नहीं? हमेशा क्या होगा? ये अलग ही रहना चाहेगा, इसके साथ रिएक्शन करके ये वापस नहीं बनाएगा। क्लियर है? इसलिए कभी भी इसका उल्टा मत लिखना। ये चीज़ हम देखें अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं ना, NaCl प्लस AgNO3 इक्वल टू AgCl NaNO3, ये रिएक्शन होता है, इसको उल्टा भी लिख देते हैं, सोचते हैं क्या है एक ही बात तो है, इसको ऐसे लिखें, इसको ऐसे लिखें। क्योंकि तुम अगर एक्सचेंज ऑफ आयन देखोगे तब तो यहाँ पे भी तुम जस्टिफाई कर सकते हो, सर देखिए यहाँ पे Ag+ है, Cl- है, Na+ है, NO3- है। रिएक्शन के बाद क्या हो गया है? इसका कैटायन इसका एनायन मिल गया है, इसका कैटायन इसका एनायन मिल गया है, तब तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, है ना। तुम ऐसा बोल दोगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। समझ में आया क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये गलत है ना। यहाँ पे ये प्रेसिपिटेट इसके साथ रिएक्शन करेगा ही नहीं, तुम इसमें इसको मिलाओगे तो ये इंसॉल्युबल होकर पड़ा हुआ रहेगा, मतलब इससे ये नहीं बन सकता है, ठीक है। सिमिलरली इस केस में भी वही बात हम लोग बोल सकते हैं, BaCl2 प्लस Na2SO4 विल गिव BaSO4 प्लस NaCl, बट इसका उल्टा सही नहीं होगा। फिर से वही बात, यहाँ पे BaSO4 क्या है? NaCl में इनसॉल्युबल है, इसके साथ रिएक्शन नहीं होने वाला है कि ये वापस मिलके ये बना दे, ठीक है। तो इसको कभी भी उल्टा मत लिखना। उसी तरह और भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हम लोग ले लेते हैं, जैसे HCl प्लस NaOH, NaCl प्लस H2। ये देखो ये क्या है? दिस इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लास 7 में पढ़े हो गए एसिड और बेस के बारे में, ठीक है। तो ये भी क्या है? एक देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना। देखो यहाँ पे H+ है, H+ है, Cl- है, Na+ है, OH- है। रिएक्शन के बाद क्या हो गया? इसका कैटायन इसके एनायन के साथ, इसका कैटायन इसके एनायन के साथ मिल गया है और हमारे पास दो नया प्रोडक्ट बन गया है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर से वही बात, यहाँ पे भी तुम देखो एसिड और बेस को मिलाओगे तो सॉल्ट एंड वाटर मिल जाएगा, लेकिन क्या NaCl और वाटर को तुम मिलाओगे तो उससे HCl और NaOH बनेगा क्या? सोच के देखो, पॉसिबल है? नहीं ना। NaCl क्या होगा? पानी में घुल जाएगा, ये वापस थोड़ी एसिड और बेस बना देगा। समझ गए कि नहीं? इसीलिए तुम कभी भी ऐसे
है ना, उल्टा करके मत लिख देना, है ना, कि सर देखिए यहाँ पे भी एक्सचेंज ऑफ आयन तो हो ही रहा है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट तो हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होगा, इससे ये नहीं बनेगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये गलती मत करना डबल डिस्प्लेसमेंट में, अदरवाइज मार्क्स कट जाएगा तुम्हारा। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हम यहाँ से निकालें। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दो कॉमन एग्जांपल्स क्या होते हैं, नोट करके लिखना। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस एंड ये दोनों क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। प्रेसिपिटेशन reactions are two common examples of double displacement reaction। याद रखना डबल डिस्प्लेसमेंट के एग्जाम्पल, है ना, इंडिविजुअल दिमाग में ना आए तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कोई दिमाग में आएगा, लिख देना। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट होंगे, है ना, या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड और बेस का। ध्यान रखना स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को ही लेना, ठीक है, क्योंकि अगर वीक को लोगे तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड हम लिए हैं, स्ट्रॉन्ग बेस लिए हैं, है ना, तो ये रिवर्स नहीं हो सकता है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब इस पे ज़्यादा दिमाग मत लगाना। क्लास 11 में इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ोगे, वहाँ पे वीक एसिड वीक बेस के बारे में डिटेल में तुमको समझाएंगे। बस फिलहाल यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, इसके एग्जांपल्स, है ना, याद रखने होंगे तुम्हें, और पहचानने बहुत आसानी से आना चाहिए। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट बात हम बताएं तुमको कि कभी भी इसका उल्टा मत लिख देना, एग्जाम्पल याद रखोगे सही सही, और ये पॉइंट याद रखना, तो एग्जाम्पल याद रखना आसान होगा कि एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होते हैं और प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होते हैं। ठीक है, तो ये सब थे, तो ये हो गए बेसिक टाइप ऑफ रिएक्शंस। अच्छा देखो, एक और बात हम तुमको बताना भूल गए, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है ना, इसको एक और इसको भी नाम दिया गया है, इसको हम लोग बोलते हैं मेटाथेसिस रिएक्शन। मेटाथेसिस, इसको क्या बोला जाता है, मेटाथेसिस रिएक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, तो हम तुमको अलग अलग नाम भी बता दे रहे हैं कुछ रिएक्शन के, कभी कंपटीशन में कहीं मिले तो कंफ्यूज मत होना। सिंथेसिस रिएक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एनालिसिस रिएक्शन क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मेटाथेसिस रिएक्शन क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रेडॉक्स के बारे में देखेंगे। थैंक यू।